फिर 914 916 914 और 958 करेक्ट। देखो कैरेट रहेगा, बेसमार्क रहेगा, 91 का कोड रहेगा, फिर जो भी वो ज्वेलर है उसका एक अपना यूनिक नंबर होता है जो एसए या सर्टिफाइंग यूनिट है वो रहेगा। हॉलमार्क के लिए ट्रायंगल रहेगा। तो ये 6 चीजें हैं जो आपकी रहती हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमारा चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट हो गया। आज आई थिंक वी आर सपोज टू टॉक अबाउट मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग फिलोसफीज, ठीक है। तो पहले हम मार्केटिंग फिलोसफीज की बात कर लें आई थिंक, ठीक है। तो ये मार्केटिंग फिलोसफीज एक्चुअली आप ये समझ लो कि मार्केटिंग की पूरी कहानी है। और कोई है या 3 लोग ये दो? शांतु भी एब्सेंट है आज? अरे बाप रे, ओके ओके। तो ये तो फिर मेरे को सारा रिपीट कराना पड़ेगा आई थिंक। जो ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, वो तो सिर्फ करते ही है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर 11 ही है। नहीं 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 नहीं, ये फिलोसफी ऐसी, इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये 5 चीजों के बारे में बात करता है। दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। बेसिकली स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो ये 1900s की बात है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे फैक्ट्री या मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट आया था, ठीक है। एंड बाय मास प्रोडक्शन वी मीन हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। तो यहाँ क्या होना शुरू हुआ कि हम बहुत सारी चीजें बनाना शुरू हो गए, ठीक है। कम होनी शुरू हो गई और ये मेजरली जितना भी इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन था इनिशियली यूरोप या इंग्लैंड में था, फिर ग्रेजुअली यूएसए में भी हो गया था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज अनटच्ड बाय इट। मोटा मोटा यहाँ हो क्या रहा था, जो मैन्युफैक्चरर थे दे वर द काइंड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। तो वो जो भी बना रहे थे वो उनका पर यूनिट कॉस्ट सबसे ज्यादा कम आ रहा था। तो दे वर एबल टू मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा था। तो कंपनी मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा पर यूनिट वाइज। और शुरू में कुछ लोग ही मास प्रोडक्शन करते थे, सब लोग नहीं कर रहे थे बिकॉज हर किसी के पास वो टेक्नोलॉजी या वो चीजें नहीं थी। यहाँ अगर एक टिपिकल एग्जांपल लें अराउंड 1910 के आसपास का, तो फोर्ड वाज one such company who were able to introduce mass production in their automobiles in US। और अराउंड 1910 में फोर्ड के पास ये एक यूनिक रिकॉर्ड है जो आज तक कोई ऑटोमोबाइल वाला उनका नहीं तोड़ पाया, कि टोटल ऑटोमोबाइल मार्केट में 100 गाड़ी में 90 या 95% गाड़ी फोर्ड का टी मॉडल बिकता था। इट इज अ यूनिक फीचर जो फोर्ड कंपनी के पास आज तक है, या फोर्ड की सो कॉल्ड लेगेसी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसको अगर हम बोलें तो इसको जो आपके बुक में बोला गया है, दिस इज रेफर्ड टू एज प्रोडक्शन फिलोसफी या प्रोडक्शन कंसेप्ट, कि यहाँ हमारा फोकस सारा का सारा मास प्रोडक्शन पे। बट फिर क्या हुआ, और लोग भी आ गए ग्रेजुअली। हाँ, मतलब ये था मास प्रोड्यूस करना है, पर यूनिट कॉस्ट कम रखना है, बस फोकस ये था। तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ गया क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी। वही 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 तो बात आ रहा है। अब जब कंपटीशन आया तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। तो यहाँ कॉम्पिटिटर्स ने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे एम्फेसिस करना शुरू कर दिया। मतलब नहीं भाई, वो मार्केटिंग मिक्स है, ये मार्केटिंग फिलोसफीज है, खिचड़ी मत बनाओ, तभी ये अलग करा रहा हूँ। क्वालिटी के अंदर ऐसा है कि आज की डेट में भी आपको मतलब ये कुछ चीजें हैं जो मार्केट में मिल सकती हैं। इनफैक्ट उस वक्त टैगलाइन ये हुआ करता था कि दादा ले पोता बरते। दादा ले पोता बरते मतलब ग्रैंडफादर विल बाय एंड ग्रेट ग्रैंडसन कैन यूज द प्रोडक्ट।
तो दी क्वालिटी पे फोकस आया, आपकी प्रोडक्ट के जो यूनिक फीचर्स हैं उसके ऊपर हमारा फोकस आया। मतलब अगर इन दोनों को कंपैरिजन करो तो यहाँ हमारा जो फोकस था वो क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा था, यहाँ हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर ज्यादा हो गया। एंड यहाँ पे इनफैक्ट मार्केट में कंपटीशन भी आना शुरू हो गया। तो अब हम बहुत सारा बना रहे थे और बहुत अच्छा बना रहे थे, लेकिन सबसे मेन बात सवाल था कि उसको मार्केट में आप बेचोगे कैसे। तो देन कम्स दी सेलिंग कंसेप्ट। यहाँ सिंपल सा इनका फोकस था, दे थॉट दैट दे कैन परसुएड द कस्टमर वेरी इजीली। तो यहाँ पे ये शॉर्ट रन के लिए तो सही है, लॉन्ग रन में ये नहीं चल सकता। देखो हम बात मार्केटिंग की कर रहे हैं, अभी तक हमने मार्केटिंग की बात ही नहीं की। तो हमने बहुत सारा बनाना शुरू किया और बहुत अच्छा भी बनाना शुरू करा, इसको बेचना भी शुरू किया, लेकिन मार्केट की प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट में बिक ही नहीं रहा। Yes, they were selling what they were producing of good quality, but they were not manufacturing and making available in the market what was being demanded by the customer. That was the main issue. तो यहाँ पे फिर ये अब जो हमने मार्केटिंग में सारी बात की है वो यहाँ आना शुरू हो गया कि कस्टमर की नीड तो आइडेंटिफाई करो, क्योंकि पता लगा जो आप बना के बेच रहे हो वो कोई डिमांड ही नहीं करता, उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो टेक्निकली कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना मच बेटर एज कंपेयर टू दी कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा मार्केट में अपने को एस्टैब्लिश करना कहीं पे, जिसमें अगर बात करें यहाँ तक आते आते, मतलब जो 1900s में टॉप कंपनीज थी वो आपको आज, मतलब दी कंपनीज व्हिच वर अंडर दी टॉप 100 टॉप 50 लिस्ट 100 इयर्स बैक, उसमें से 90% कंपनीज आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मजेदार बात ये है, कंपैरिजन तो मैं दिखाऊंगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मंडे या ट्यूसडे के अंदर। अच्छा कल ऑफ रहेगा, संडे को हम फिर लंबी क्लास रखेंगे, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन की बात आ गई। यहाँ एक्चुअली ग्रेजुअली एक और कंसेप्ट आया मार्केट के अंदर, क्योंकि इन लोगों को ना एक गलती समझ में आई बिजनेस में, जो बुक्स में नहीं दिखेगा और प्रैक्टिकली बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है अभी पे। जब हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे थे अंडर प्रोडक्ट फिलोसफीज, तो वो प्रोडक्ट्स इतनी ड्यूरेबल बनानी शुरू कर दी थी कि कस्टमर मार्केट में वापस ही नहीं आ रहा। तो यहाँ इन्होंने कहीं पे प्रोडक्ट्स तो ड्यूरेबल थी, बट इन्होंने कहीं पे अब यहाँ लाके यूज एंड थ्रो का कल्चर ये लोग ले आए थे, यूज एंड थ्रो का कल्चर ले आए थे। अब यहाँ पे ये सारा का सारा कस्टमर सेंट्रिक था, क्योंकि इसके आगे भी इनफैक्ट और आ चुकी हैं, वो तुम्हारे उस सिलेबस में नहीं है आजकल। एक्चुअली देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी विल टॉक ऑन दैट पार्ट आल्सो। अब ग्रेजुअली जब ये यूज एंड थ्रो का कंसेप्ट आया, कस्टमर जेनरिक हो गया, तो कहीं ना कहीं पे देयर वाज अ कंसर्न कि हमें सोसाइटी को भी तो देखना चाहिए। तो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग फिलॉसफी, दिस इज कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी या सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। दैट मींस not only satisfying the customer but also the organization or the marketing people or the company or business entity, they should be concerned for the welfare and overall betterment of the society. So the welfare and good of the society in the long run along with customer satisfaction, ये हमारा societal marketing concept बनता है। और इसके ऊपर इनफैक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो कहलाता है मार्केटिंग मिक्स, या हम इसको 4 P's कहते हैं। 4 P's बोले तो सिंपल सी बात, देयर इज प्रोडक्ट, देयर इज प्राइस, देयर इज प्लेस एंड देयर इज प्रमोशन। सिंपल में लिखें तो ये क्या कहता है, what to sell, at
what price to sell, where to sell and how to sell. तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को इसी ऑर्डर में रखना है, आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि क्या बेचोगे, कितने में बेचोगे, कहाँ बेचोगे, कैसे बेचोगे। और इसके बाद एक कंसेप्ट और आ चुका है, कैसे बेचोगे। वो आपके नहीं है, टेक्निकली आजकल हम 7 Ps या 9 Ps की बात करते हैं मॉडल, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा केस स्टडी है जिसके अंदर आपको क्लैरिटी आ जाती है। सी, ये हमारी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखता, नाम भी बता देता हूँ। हम कोको कोला की बात कर रहे हैं, जिसको सिंपली आप एज अ कोक रेफर करते हो। 180 to 220 ml प्रोडक्ट आ गई। अब अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट हमारे को ग्लास बॉटल में अवेलेबल है अराउंड 13 रुपए या 15 रुपए या 16-18 रुपए। ये डिफरेंस क्यों है, 13 या 18 या 13 या 20? सेम है, 180 ml में होती है भाई। ये एक टाइम पे 5 रुपए में भी लॉन्च करी थी कोक और पेप्सी ने, आमिर खान को लाके, आज से कई साल पहले, शायद तुम पैदा नहीं हुए हो। बड़ी फनी एड लाके, 5 मतलब कोला, ये उनकी टैगलाइन होती थी मार्केटिंग के मॉडल से। सी, 13 रुपए वाली अगर आप दिल्ली के बाहर कुछ जगह पे जाओगे तो 13 रुपए में वो तुम्हें गर्म कोक देगा। अगर ठंडी लेनी है तो वो 15 या 20 रुपए देंगे कि सर ये ठंडा करने की कॉस्ट है हमारी, आप गर्म लेनी है 13 रुपए में ले ली या 12 रुपए में ले ली। गॉट इट? अब यही ग्लास बॉटल आपको पेट बॉटल में भी अवेलेबल है अराउंड 18 से 20 रुपए में। देन यही आपको कैन में अवेलेबल है अराउंड 20 रुपीज, 25 रुपीज या 50 और 75 रुपीज में। ये वाला इंपोर्टेड है, ये वाला इंडियन है। सेम अमाउंट है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वो मैन्युफैक्चरर अलग होने से प्राइस अलग हो जाता है। इंपोर्टेड वाले के ऊपर आइडियली आपकी प्राइस नहीं लिखी होती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यही कैन आपको एज अ फाउंटेन कैन मिलता है, और फाउंटेन में मिलता है, मैकडी में या पीवीआर में मिलता है। वहां ऑलमोस्ट यही 180 की कॉस्ट 59, 69 या 79 हो जाती है। यही 200 ml अगर आपको ग्लास के, मतलब ग्लास के टम्बलर में मिल जाए, कांच के गिलास में एक रेस्टोरेंट में मिले, तो कुछ जगह ये अराउंड 80 रुपीज है, कुछ जगह 120। और यही अगर एक अप स्केल रेस्टोरेंट या होटल की बात करो तो दे मेक यू अवेलेबल फॉर 220 टू अराउंड 700 की रेंज। एक ही प्रोडक्ट है, 180 ml या 200 ml का, मीडियम वाले, स्मॉल वाले का, मीडियम भी नहीं, मैं स्मॉल वाले की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कोक ब्लैक वाली, इतने प्राइस पॉइंट में मिलती है। तो प्रोडक्ट प्राइस समझ में आ रहा है। इन सब की प्रमोशन भी अलग अलग तरीके से करी जाती है। अब चौथा पी समझ आ रहा है, it is the different place because of where the product is being made available. That is one of the reason why it is being charged with a different price. कोई डाउट है ना? सोच लो, 2 मिनट ध्यान से देखो। इसीलिए कैमरा ऑन कराता हूँ क्योंकि शक्ल से पता लग जाता है कहाँ डाउट है। भाई ये कांच की बोतल दिल्ली में मिलती है तुम्हें? दिल्ली में नहीं मिलेगी, आसपास के जो छोटे शहर या गांव है वहां मिलेगी। पेट बॉटल सब जगह मिलेगी। कैन प्रीमियम मार्केट हर जगह नहीं मिलेगा। डीडीए मार्केट में तुमको कैन नहीं मिलेगा, वहां पेट बॉटल मिल जाएगी 15 रुपया, 20 रुपए, 10 रुपए वाली भी मिल जाएगी, कैन नहीं मिलेगा। इंपोर्टेड कैन तुम्हें, जैसे तुम्हारा ये आईएनए का मार्केट है, साकेत है, 24/7 पे, मतलब certain upscale premium stores पे, not even all the grocery stores will be keeping can even in fact. Imported तो मतलब आपका जैसे ये जीके का मार्केट है या साकेत का मार्केट है, वसंत कुंज है, जो थोड़ा प्रीमियम मार्केट है, जहाँ बंदे ने आना ही मर्सिडीज या ऑडी में है, उसी में वो मिलेगा, क्योंकि वो मांगेगा ही वही।
और वहां इनफैक्ट कुछ जगह पे यही कैन 120 का भी बिकता है, 180 वाला। क्योंकि एक एक्सपीरियंस है मेरे एक फ्रेंड के साथ, वो एक जगह गए, वहां उन्होंने मांग लिया उससे कैन, तो उसने कह दिया जी 90 रुपीज मांगे आई थिंक। उसने कहा यार मतलब ये तो 40 या 25 तो रिटर्न रेट है, तुम 90 मांग रहे हो। कह रहे सर आप बाइक पे आए हो, अभी 90 मांग रहा हूँ, अभी ऑडी में होते ना मैं 150 मांगता हूँ, आप 200 दे के जाते इसके। दैट इज द टाइप ऑफ कस्टमर दैट यू आर केटरिंग। अब पीवीआर में या मैकडी में जाके जहां तुम वो मैक मील बना देते हो, प्राइस थोड़ी देखते हो, कोक और फ्राइज देखते हो 20 करके, उसको मीडियम को स्मॉल को मीडियम या मीडियम को लार्ज करा देते हो, लेकिन ये नहीं पता कि वो 59 वाला 89 या 99 हो जाता है आपका। इनकी प्रमोशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। अब लग्जरी मार्केट के अंदर इनफैक्ट ये वाला जो लेकिन मैकडी वालों की तो खुद की होती है ना उनकी वो। क्या 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 मैकडी में तो खुद देते वो। भाई साहब, वो कोक खुद बनाते हैं? सर ये नहीं पता बट वो बोलते हैं ये नहीं हमारी। पता का क्या मतलब है भाई? क्वेश्चन पूछा तो आंसर जेन्युइन दो मुझे, क्योंकि इसका बहुत वैलिड रीजन है कि आपको, you'll be surprised to know, मैकडी ऑपरेट्स इन मोर देन 22,000 आउटलेट्स, या कोक दुनिया में ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में अवेलेबल है। बट कोक ब्लैक वाली ले रहा हूं मैं तभी, इसका जो कंसेंट्रेट है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लांट में अटलांटा में बनता है। यू नो, कोक का ये जो कंपोजिशन है ब्लैक कोक बनाने का, जो इंग्रेडिएंट है, इट इज द लॉन्गेस्ट हेल्ड कॉर्पोरेट सीक्रेट। इंडिया से कोई लेना देना नहीं, नहीं यूएसए में ही है भाई साहब, अभी आता हूँ उस पर भी आता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, कोक ये ब्लैक वाली प्रोडक्ट कैसी है? व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज इन यूएस एज रजिस्टर्ड एज? हाँ रक्षित भैया, सर पता नहीं सर। पता नहीं सर, हम 12वीं में कैसे आ गए, हमें भी नहीं पता सर, है ना? सर लेकिन मैकडी में तो दो कोक मिलती है, मैंने तो इसलिए पूछा था। दो कोक कौन सी मिलती है भैया? सर एक वो कैन बेचते हैं और एक वो जो भाई ग्लास में। फाउंटेन है या कोक कैन है, दोनों ही तो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, सेल्फ डिस्पेंसिंग या कैन। बॉटल भी देते हैं कुछ डिस्पोजेबल, कैरी अवे पेट बॉटल देते हैं कुछ लोग, वो तो सर लेकिन टेस्ट में तो फर्क होता है उनके। बहुत फर्क है उसकी, वो एक अलग कहानी है। क्योंकि वही तो बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन वाली पियोगे और बाहर वाली में पियोगे उसमें फर्क है। और मैकडी की जो कोक है और बाहर वाली कोक है, फाउंटेन कोक, दोनों में फर्क है। रीजन बीइंग, मैकडी वालों में उनका जो ये फॉर्मुलेशन जाता है उसका कंपोजिशन ज्यादा है, और उनकी वो ज्यादा फिज वाली देते हैं। मार्केट वाले जो है वो डाइल्यूट ज्यादा कर देते हैं। और एक बड़ी हैरानी वाली बात और बताऊं, कोक के अंदर मेजर ये जो पानी है, शुगर ऐड करके इसको डाइल्यूट करते हैं। इंडिया में ये काइंड ऑफ बहुत ही, मतलब तुम वो चीनी अगर देख लो ना जो ये यूज करते हैं, तुम कोक पीना बंद कर दोगे इनफैक्ट। कि मुझे एक लोकल मतलब कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर ने बताया, क्योंकि वो भी बहुत छोटी मार्केट में देते हैं, तो उन्होंने कहा सर मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीनी वो वाले यूज करते हैं, जो शुगर हम यूज करते हैं। बट एज फार एज दिस प्रोडक्ट इज कंसर्न, सुरभि कोई आइडिया ये प्रोडक्ट कैसा है? नो सर। हाँ, क्या होता है भाई? सुरभि यानी गैस, तुक्का मार के देखना। नहीं सर, नहीं पता। कोक एक्चुअली मालूम है किस लिए बनी है? इट इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग। ये फार्मासिस्ट ने बनाया है इसका कंपोजिशन। और इनिशियली जब शुरू में अस्थमा, ये एनेस्थीसिया दिया जाता था, तो पेशेंट जब बेहोशी से उठते थे उनको नोएजिया होता था, तो उनको अच्छा फील करने के लिए ये कोक बनाया। दे आर मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग इट एज अ एरिएटेड ब्रेवरेज, या जिसको आप कोल्ड ड्रिंक कहते हो, बट बेसिकली इट इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग। राइट रक्षित भैया? करेक्ट? I don't do it preferably. See, I know couple of people, वो भी तुम पूरे नहीं हो, तो मैं तो पहले ये पूछता हूँ कोक कितने और पेप्सी कितने, क्योंकि जो कोक एडिक्ट है वो कोक पिएगा, और जो पेप्सी का लॉयलिस्ट है वो पेप्सी पिएगा, चेंज ओवर नहीं कर सकते। और जो दोनों नहीं पीते वो थम्स अप पीते हैं कुछ। ठीक है। और इसमें सिंपल सी बात है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक टाइम पे था जब, मतलब अभी भी आई ट्रैवल अ लॉट, मतलब whenever I'm traveling I'll have something aerated या lime soda या ये वो।
मतलब पहले सुनते थे ये खराब है, लेकिन बीच में मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ईयर 2015-16 ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में गंगाराम एडमिटेड रहा था इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के। और उसके 2 ही रीजन निकलते हैं। आई नो आई हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ कोक एंड आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ आउटसाइड फूड, पर्टिकुलरली बर्गर्स और ये छोले भटूरे, कुलचास और ये सब। तो मैदा और कोक, ये दोनों बहुत गंदे और लीथल कॉम्बिनेशन है। तो अब मेरे को इनफैक्ट इट्स बीन ऑलमोस्ट, मतलब इस साल तो भी करिए लास्ट 1.5 मंथ से मेरा बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो बहुत ला रहा है सोडा वोडा। अदरवाइज लास्ट 2 इयर्स में मैंने शायद 1 या 2 बार ही पी है कोक। इट्स ऑनेस्ट एडवाइस, ये कोई सा भी एरिएटेड ड्रिंक हो, इसको जितना आप लेस कंज्यूम करोगे बेटर। नहीं वो, और उसमें और ज्यादा शुगर होती है, आपको अगर पता हो तो। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं यूएस के अंदर। वो सी मार्केटिंग का एक ही रूल याद रखना जो मैं बोलता हूँ, इट इज अ स्मार्ट आर्ट ऑफ बिफूलिंग दी कस्टमर। वो जो तुम्हें कह रहे हैं बता रहे हैं वो तो कतई नहीं कर रहे। जैसे तुम, मतलब पीछे 2-4 दिन से मेरे को बहुत जगह पे, मतलब पूजा वूजा और ये नवरात्रि थी तो मैं मिठाई मिठाई लेके जा रहा था। दिल्ली में आप देखोगे तो सो कॉल्ड कल्चर है, वो बोलते हैं जी ये शुगर फ्री मिठाई है, उसमें वो स्टैविया या वो सब यूज कर रहे हैं, उसमें इनफैक्ट ज्यादा कंसंट्रेट है आपके सक्रोज का और फ्रक्टोज का। अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली में बहुत जगह पे बोला जाता है जी ये देसी घी की मिठाई है। हाँ वो तो मैंने देखा, आई विल नॉट नेम दी वंस जिनका मैंने कंसल्टेशन दिया, वो साहब बोलते कह रहे जी हम ऊपर स्प्रे मार देते हैं देसी घी के परफ्यूम का। किसको क्या पता है यहाँ देसी घी की मिठाई है, जो हम काजू कतली की बात कर रहे हैं। नॉट इल्यूजन, दिस इज परसेप्शन, इट इज मोर अबाउट परसेप्शन। तो कोल्ड ड्रिंक कोई सा भी ले लो आप। अब मुझे बताओ अगर ये कोल्ड ड्रिंक्स इतनी अच्छा, इस वक्त एक और चीज है, पिछले 1.5 ईयर में आपको मालूम है कोक एंड पेप्सी दे आर स्ट्रगलिंग इन इंडिया टू कम एट ब्रेक इवन लेवल। ये एक अलग क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन बताता हूँ। यूएस में ऑन एन एवरेज एवरी अमेरिकन कंज्यूम्स ऑन एन एवरेज 18-19 लीटर्स ऑफ कोक पर मंथ। इंडिया में वो एवरेज लो एज 1.5 या 2 लीटर्स पर पर्सन पर मंथ। इंडिया चाइना दोनों में। और पिछले कुछ 1-1.5 साल से कोक पेप्सी को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्यों? पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट है जिसने इनको आफत किया हुआ है इस वक्त, पिछले 1.5 ईयर में। लगाओ तुक्के। इंडियन प्रोडक्ट लगाओ तुक्के। तुमने भी पिया होगा प्रोबेबली, नाम नहीं समझ में आ रहा होगा। दिल्ली का कम है, लेकिन दिल्ली के बाहर तो वो आग लगा रखी है उन्होंने, मतलब। हाँ सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। कौन सा काइंड ऑफ वो जीरा ड्रिंक है, कौन से वाला? लाहौरी जीरा। ग्रीन कलर की बॉटल, ग्रीन कैप के साथ है। टेस्टी नहीं है वो, एक्चुअल में पता है क्या है? मैं बताता हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में मैं उसके मेन, मतलब वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटर ओनर से मिला, उसने मुझे बताया कि इसकी एक्चुअल इंग्रेडिएंट क्या है। इट इज सिंपल एप्पल जूस विद अ लेमन टच, दैट्स इट। वो जो अब यही तुम कैच का पी के देखो, जयंती का जीरा पी के देखो, तुम लाहौरी कभी भी नहीं पियोगे। तुम जयंती और एपी फिज मिला दो, लाहौरी से ज्यादा बेटर टेस्ट बनेगा। ये है लाहौरी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली। और दूसरा जो एरिएटेड ड्रिंक्स को मेन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एपी फिज एंड फ्रूटी इंडिया पार्ले जिंदाबाद। तो आई थिंक ये मार्केटिंग मिक्स का एज अ केस स्टडी एक आइडिया समझ में आ रहा है। मैगी की हमने चैप्टर 3 में बात किया हुआ था, कॉम्पिटिटर टॉप टू रेडी नूडल्स के अंदर के केस में, कि मैगी कैसे कंसोलिडेट कर रही है। तो ये एरिएटेड ड्रिंक्स कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत दिक्कत में है, क्योंकि पेप्सी और इन्होंने कहीं पे पीछे ग्लास बॉटल्स को इंडिया में कम भी किया। उसका कोई रीजन बता दे मुझे तो मजा आएगा। If you really are aware about your current affairs, it's a question related to kind of current affairs, not technically directly to business studies. 2019 में इंडिया में एनआरसी आया था, तो जहां जहां प्रोटेस्ट हुए थे वहां पेट्रोल पंप में वो बॉटल यूज हो रही थी, इसलिए उन्होंने बनानी बंद कर दी। मैंने तभी कहा जनरल नॉलेज से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। ठीक है, एनी डाउट सुरभि, रक्षित? सर
Okay. नो सर. So now getting into the concept of marketing mix, अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट को ब्रॉडली हम दो तरीकों से ले सकते हैं, एज गुड्स एंड एज सर्विसेज, जिसको हमने चैप्टर 12 में बात किया. तो ये हमारी tangible products हैं, which you can touch, feel, see and experience. Services are intangible. That means you can only experience them. तो ये generally आपका place या utility से related है, like the services of a tutor, a lawyer, maybe a doctor, Swiggy, Zomato, Ola, Uber, ये सब services के examples हैं. ठीक है. देन अगर यहीं पे प्रोडक्ट से रिलेटेड हम कस्टमर की बात करें तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट potential buyer or potential user or consumer and the actual consumer and actual user of a product. अब अगर प्रोडक्ट से पहले या प्रोडक्ट को समझने के बाद नेक्स्ट चीज पे हम लें तो उसमें एक सिंपल सी बात आती है कि प्रोडक्ट को आप एज अ जेनरिक प्रोडक्ट बेचोगे या एज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचोगे. तो जेनरिक प्रोडक्ट एग्जांपल, सुरभि जेनरिक प्रोडक्ट का एग्जांपल. सर्फ तो ब्रांड हो गया. फैन. हाँ जी, फैन. फैन. हाँ. कौन सा फैन? शाहरुख खान. हाँ, सर जेनेरिक तो वही हुआ ना, बेसिक कैटेगरी में जो आता है. तो फैन नहीं, फैन कौन सा? शाहरुख खान वाला फैन या चाय वाला फैन या ये पंखे वाला फैन जो घूमता है छत पे? हाँ, पंखे वाला फैन. फाइन. फैन अगर आप इलेक्ट्रिक फैन बोलोगे तो दैट इज अ जनरल टर्म, बट आप बोलो फिलिप्स का है या हेवेल्स का है या क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है तो वो ब्रांडेड हो जाएगा. सर कोला भी तो हो सकती है. हाँ जी, कोला. यस, कोला इज जेनरिक, बट तुम कोला का गोला. सर एक सर, कोला है chips. सिर्फ. हाँ जी, सिर्फ एक कोला है वो. सर चिप्स. यस, एनी काइंड ऑफ चिप्स, ये जेनरिक है. कुल्फी इज जेनरिक. आप कोई भी, आप लोगों को आजकल ब्रांडेड रेडी टू वेयर गारमेंट्स की आदत है, नहीं तो हमारे टाइम में स्कूल ड्रेस और बाकी सारे कपड़े टेलर पे जाके सिलवाए जाते थे, तो वो जेनरिक गारमेंट्स हैं कि जहां आप फैब्रिक लोगे, यान लोगे, फिर टेलर पे जाके स्टिच करोगे. आज तुम लोग लेवाइस, एरो, लुई फिलिप, पेपर क्रेस्ट, रेमंड्स, ब्रांडेड की बात करते हैं, यूएस पोलो, वैन हुसैन, राइट. बट इसमें ना आई हैव अ वेरी फनी एक्सपीरियंस. कभी इसको समझना हो ना, जेनरिक और ब्रांडेड को, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाके खड़े हो जाना जरा 5-4 मिनट के लिए, या मेडिसिन शॉप पे भी. इनफैक्ट मेडिसिन के थ्रू अगर आप समझोगे तो इसका बहुत क्लियर कट आपको एग्जांपल समझ में आएगा. जेनरिक मींस लाइक कि सर दर्द की कोई भी गोली दे दो, दैट इज जेनरिक. हेडेक की गोली या फीवर की पैरासिटामोल, दैट इज अ जेनरिक टर्म. बट आप बोलते नहीं मेरे को विक्स एक्शन 500 चाहिए या मेरे को क्रॉसिन 700 या क्रॉसिन एडवांस चाहिए, तो वो ब्रांडेड हो जाता है. अब अगर आप किसी मतलब ग्रोसरी स्टोर पे जाओगे, दिस इज समथिंग व्हाट आई डू यूजुअली, एंड वहां जरा खड़े होके ना कॉर्नर में खड़े हो जाना, जो काउंटर जहां कैश बिलिंग हो रहा होता है, कुछ मत करना, चुपचाप ऑब्जर्व व्हाट पीपल आर डूइंग. सी, लोग आएंगे और बोलेंगे भैया कोलगेट वाली पेप्सोडेंट टूथपेस्ट देना. नाउ कोलगेट इज अनदर ब्रांड, पेप्सोडेंट इज अनदर ब्रांड. बहुत कॉमन सी बात है. सुरभि, घर पे नमक कौन सा यूज करते हो? टाटा. टाटा. रक्षित? सुजल? सर टाटा. टाटा. टाटा ही होगा. हिमालय. ओके. टाटा सॉल्ट कितनी टाइप का आता है? सर नॉर्मल भी आता है और एक प्रीमियम भी आता है, एक पिंक सॉल्ट भी आता है. टाटा सॉल्ट इस वक्त यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ऑलमोस्ट 6-7 टाइप्स में अवेलेबल होता है. नॉन आयोडाइज्ड, लो सोडियम और ये और वो. एंड एक बड़ी फनी सी बात बताऊं टाटा सॉल्ट के बारे में, जो आप लोगों को हैरानी होगी. बात तो ऐसी है, अब रोक सकता नहीं मैं, बात बहुत आगे आ चुकी है. टाटा सॉल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा केमिकल्स, और टाटा केमिकल्स का जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट है वो ये सॉल्ट है, जिसको उन्होंने ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रखा है मार्केट में. और इसको कितने लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है, वो नहीं तोड़ पा रहे.
मार्केटिंग इतनी अच्छी है, इतना नमक को टाटा के नाम से जानते हैं। तो जैसे लोग टूथपेस्ट होते हैं, लोग बोलते हैं कोलगेट लेकर आ जाओ, वही तो अब समझ आ रहा है जेनरिक और ब्रांडेड. नाउ यू आर सेइंग यू हैव गॉट द वे व्हिच आई वांटेड यू टू कैच. बट यहाँ एक ऑन अ हेल्थ फ्रंट बोलूंगा, बेटर है कि ये कोई भी मार्केट का ब्रांडेड इंडस्ट्रियलाइज सॉल्ट की बजाय प्रेफरेबली आप ब्लैक सॉल्ट या सेंधा नमक घर में ज्यादा यूज करो, वो हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर है. लाहौरी नहीं नहीं नहीं, लाहौरी नमक अलग है, सेंधा नमक अलग है, काला नमक अलग है. सेंधा नमक जनरली हमारे यहाँ व्रत वगैरह में तो यूज होता है, बट हाँ वो एक्चुअली सॉल्टीनेस कम है उसमें. सर हमने सर 2-3 साल पहले हो गया, सर वो हेल्दी है. टाटा सॉल्ट या ये जो भी इंडस्ट्रियल सॉल्ट लोगे, ये आपको नॉर्मली बीपी वगैरह में दिक्कत देता है इस वजह से. सर नॉर्मली सेंधा नमक यूज होता है. आजकल चेंज है बेटा, बट बहुत सारी जगह बाहर तो हम नहीं रोकते ना, वहां तो सारा सर मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में होता है टाटा वगैरह. जैसे शुगर को भी रिप्लेस करना चाहिए. शुगर की जगह तो बूरा खांड खाओ. खांड बूरा पता ही नहीं होता लोगों को फर्क क्या है. खंड अलग है, बूरा खांड अलग है, उसमें भी देसी खांड अलग है, खांड अलग है. सर खांड थोड़ी सी येलोइश साइड में होती है, यस, वाइट होती है. आप ये लोगों को पता ही नहीं है. सर मतलब शक्कर भी है ना, जैगरी पाउडर तो शक्कर. जैगरी पाउडर अलग है, शक्कर अलग है भाई. सर लोग चीनी को शक्कर बोलते हैं. शक्कर का प्रोसेस अलग है, गुड़ का प्रोसेस अलग है, जैगरी पाउडर अलग है. वो तो गुड़ का चूरा है जैगरी पाउडर, शक्कर अलग है पूरी. और शक्कर गुड़ से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये गुड़ या जैगरी को जब आप रिफाइन करते हो तो वो चीनी बनती है. और चीनी की एक और प्रोडक्ट है जो नॉर्मली हमारे यहाँ ये नवरात्रों या आपको आगे दिवाली में मिलेगी, बतासे. वो चीनी से ज्यादा बेटर है. ठीक है, चलो. तो आई थिंक अब इसमें आपको एक क्लैरिटी है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. बट ब्रांड में हमारे पास 3 चीजें रहती हैं. दैट इज व्हाट इज अ ब्रांड, व्हाट इज ब्रांडिंग एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क. इस पे क्वेश्चन आते हैं. सी, ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ ब्रांड नेम to a product or service. ठीक है. ब्रांड की बात करें तो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन, अ यूनिक कॉम्बिनेशन इन फैक्ट ऑफ अ नेम, साइन, लोगो, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, numbers and some special sign, unique sign जो यूनिक बनाता है. ट्रेडमार्क का मतलब है व्हेन यू गेट अ लीगल प्रोटेक्शन ओवर योर ब्रांड, दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क. प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी पे लोगे तो वो पेटेंट है. प्रोडक्ट्स आर नॉट ट्रेडमार्क एज सच. जैसे कोक का एग्जांपल दिया तो इट इज अ फॉर्मुलेशन व्हिच इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग. इट इज मार्केटेड एज एन एरिएटेड बेवरेज, इसीलिए कोक को ट्रेडमार्क नहीं किया गया. रीजन बीइंग कि ये जो कोक की फॉर्मुलेशन है टू कीप इट सीक्रेट, एंड इनफैक्ट मतलब बहुत सारी कुछ कंट्रीज का जितना जीडीपी नहीं है जितना इसको बचाने में सीक्रेसी पे उसका खर्चा होता है. टिपिकली देयर आर ओनली 5 पीपल who exactly know what goes into coke in what proportion, and who these 5 people are, वो कंपनी में भी उनको नहीं पता कि वो 5 लोग कौन से हैं. तो किसी को भी पूरा नहीं पता है. करेक्ट. तो कोई डाउट सुरभि, सुजल, रक्षित? नो सर. अब ब्रांड की अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स, या ब्रांड को सिंप्लीफाई इसके फंक्शंस या फीचर से समझो तो ब्रांड शुड बी सिंपल, इजी टू रिटेन एंड इजी टू आइडेंटिफाई. इसमें अगर आप देखोगे मुझे सिर्फ कुछ करने की देर है और आप ब्रांड बता सकते हैं. नाइकी कंपनी है, ये ब्रांड नेम है नाइक का, जिसको बोलते हैं swoosh. इनके नाम है सब चीजों के. जैसे सबसे मोस्ट आइडेंटिफाइबल ब्रांड ये है. सुरभि क्या है ये ब्रांड? पता नहीं सर. तभी तो पूछा है बेटा, यहाँ आंसर दे रहे हैं. रक्षित? सर नेस्ले एक ब्रांड है.
अबे बोर्ड पे जो बना हुआ है, तू क्लास में है बंद करके पढ़ रहा है ईयरफोन लगा के? सर ये तो एक सर्कल सा दिख रहा है, सर लिंक दे दो। मतलब मर्सिडीज का साइन दिख रहा है। हाँ तो मर्सिडीज का साइन ही है, मर्सिडीज का ही लोगो है, लेकिन हाँ ये मर्सिडीज का मतलब क्या बनता है? तभी मैंने सुरभि से सबसे पहले पूछा इनफैक्ट। सर मर्सिडीज एक ब्रांड हो। हाँ ब्रांड है ये, एक्चुअली जो साइन है इनका, ये लोगो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैसिनेट किया जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। एंड इनफैक्ट दिस मर्सिडीज का जो साइन है, दिस सिग्निफाइज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। ये इंडिया में अगर हम बात बोले तो ट्रिनिटी की बात करता है, गुरुदेव, गुरु महेश, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात भी करता है। बहुत सारी जगह पे ये 3 नंबर को लक्की माना जाता है अक्रॉस दी वर्ल्ड। लेकिन मर्सिडीज की अगर हम यहाँ बात करें और इससे एसोसिएट करें, तो मर्सिडीज बेंज के जो ओरिजिनल इनोवेटर या प्रमोटर थे, उनकी डॉटर का नाम मर्सिडीज था, जिसपे ये गाड़ी का ब्रांड बना। ये कहानी है, एवरी लोगो हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। जैसे धीरू भाई अंबानी में, रिलायंस में मैंने तुमको बताया था, उनकी पहली कंपनी विमल है, जो उनकी अपनी पहली डॉटर का नाम है। तो बहुत जगह पे बहुत सारे लोगोज या लोगोज के जो डिजाइन या नेम होगा वो कहीं ना कहीं फेमिनिन होते हैं। सुरभि, अब कहानी समझ में आई? तभी मैंने बोला था ये क्लास रिपीट करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडेड डेटा होता है जो बुक्स के अंदर नहीं रहता। ठीक है। इसके अलावा इंडिया में अगर हम बात करें तो कॉक ब्रांड के पटाखे भी और होली के रंग भी आ रहे हैं आज की डेट में। आई थिंक एवरीवन इज फेमिलियर। देन कुवजा है आपका, मोर देन 125 इयर्स ओल्ड। टावर इज अनदर ब्रांड नेम। हीरो, हीरो साइकिल्स, क्योंकि एटलस तो बंद हो गई। हीरो, एटलस और हर्क्यूलिस, और एक और है मैं नाम भूल रहा हूँ, ए से होता है। हाँ अब तो फायरफॉक्स, क्रॉक्स, ये सारे ब्रांड्स हैं जो हीरो ने एक्वायर किए हैं। दीज आर इंटरनेशनल ब्रांड्स व्हिच आर, क्योंकि हीरो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर एंड दे काइंड ऑफ ओन सबसे ज्यादा साइकिल के ब्रांड्स भी, बाइसाइकिल्स के पर्टिकुलरली। एंड in fact they have also become the world's largest bicycle manufacturer with their Hero Honda 100 CDS जो इनका ब्रांड होता था। वो बात लगा कि they have parted out their partnership after 2006, तो हीरो अब अलग है और होंडा अलग है, and they are going now neck to neck kind of। बट अभी भी मार्केट में लीडरशिप हीरो ने ही रोकी हुई है। जो दूसरा साइकिल का नाम ऐसे है, दैट इज A1 साइकिल्स, AVON, A1 साइकिल्स। ठीक है। इसके अलावा एक और ऐसा ही साइकिल का काइंड ऑफ कंपोनेंट ब्रांड है, बट वो बनाता कुछ और है वो साइकिल जैसा। तो क्या नाम बता देता हूँ, उस ब्रांड का नाम है नीलम। नीलम से रिक्शा से, यस, रिक्शा कंपोनेंट्स बनाता है। जो ये मैनुअल वाला पुल वाला रिक्शा है वो बनता है। तो ब्रांड का स्टेइंग पावर है। एक और ब्रांड है जो तुम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाट डज सोनी मींस? इट मींस नथिंग। लिटिल मीनिंग नथिंग है। नथिंग इन द सेंस, ये जैसे हर वर्ड का कुछ मीनिंग है, वो बात लगे कि इसमें बहुत दिमाग मत्था खपच्ची करके आज की डेट में बोले तो पंजाबी में ब्यूटीफुल गर्ल को सोनी कहा जाता है। बट ये सोनी जापानीज टर्म में या इन अल्फाबेट्स का एज सच इट हैज नो मीनिंग। दिस इज अ मीनिंगलेस वर्ड बेसिकली। बस उनको 4 अल्फाबेट चाहिए थे, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर लोगोस को देखोगे वो आपको सर्कल में दिखेंगे, बिकॉज सर्कल signifies completeness and peace and calm, and 4 अल्फाबेट का अपील अच्छा आता है। तो ज्यादातर आप लोगोस को देखना वो प्रेफरेबली 4 अल्फाबेट्स में ही मिलेंगे। बहुत सारे हैं, हीरो, ऑडी, बहुत सारे ऐसे हैं, बोस, बहुत सारी चीजें तुम्हें 4 में दिखेंगी। 4 या 5 या मतलब टेक्निकली 4 के अराउंड ही रहेंगी, क्योंकि वो 4 को पिक्चराइज करना या साइन फॉर्म में लेना आसान है। देन नेक्स्ट चीज जो हमारे पास इसमें आता है वो हमारे पास रहता है आपका पैकिंग, जिसपे बेसिकली एक ही क्वेश्चन है और जो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई करते वक्त गड़बड़ कर जाते हैं काइंड ऑफ। हाँ नहीं, पैकिंग की बात है। पैकिंग को अगर हम बोलें तो पैकिंग आपकी 3 लेवल पे होता है। तो फर्स्ट लेवल इज
प्राइमरी पैकिंग, जिसमें बेसिकली जैसे ये राइटिंग टैबलेट है तो ये जो एक बेसिक बॉक्स में या किसी कंटेनर में प्रोडक्ट रहता है टू प्रोटेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ भी हो, जैसे हमने साबुन शैम्पू की बात की थी, वो जो बेसिक उसमें रहते हैं, सैशे है तो उसके अंदर, किसमें नहीं, पहली तो इसी में होता है ना, इसके अंदर ये प्राइमरी है, इसके ऊपर एक बॉक्स और होता है रेड कलर का, इसमें प्रोडक्ट है, इसको जो इसके बाद वाला जो सेकेंडरी पैकिंग है रेड कलर का डब्बा, वो सेकेंडरी पैकिंग रहता है। सेकेंडरी पैकिंग का बेसिक पर्पस इज आल्सो ऑफ प्रमोशन एंड सेल्फ डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप चिप्स वगैरह में देखो तो सीधा बोलते हो ना, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, रेड वाला, तो वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और सेकेंडरी पैकिंग का काम भी कर रहा है। एंड थर्ड इज कॉल्ड, हाँ ये देखो बिल्कुल सही आंसर, टर्शरी, नंबर मिलेंगे -4। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है, इकोनॉमिक्स में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मार्केटिंग में टर्शरी नहीं होता, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस में बल्क के लिए होता है। सेकेंडरी पैकिंग में इट इज नॉर्मली कि आपको एक प्रोडक्ट हो या 10 का पैक हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में इट इज बल्क पैकिंग लाइक 50-100 इन अ लार्ज बॉक्स which is basically for the purpose of transportation of the goods from the manufacturer to intermediary or intermediary to the retailer. Correct? इसमें कोई डाउट? सुरभि, रक्षित, कहीं पे किसी को कोई डाउट? ओके। पैकेजिंग के साथ ही, अच्छा, पैकेजिंग का एक और बेसिक पर्पस होता है टू बेसिकली प्रोटेक्ट एंड टू कीप द प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये डुअल पर्पस करके चलता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हो जाता है, दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग को ही हम कहीं पे प्राइस से भी रिलेट कर सकते हैं। तो लेबल के अंदर बेसिकली देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर मैंडेटरी अंडर द लॉ, they are required, so there is a legal requirement for labels, like price होना important है, उसका एक physical display of the product important है, उसका net weight, main ingredients, how it is to be used or instruction to be used to by the user provided by the manufacturer, manufacturer की details, packing, MRP, batch number, date of manufacturing, and eating products में like best before या it can be used within from this date, expiry date होना जरूरी है। इसके अलावा अगर food products हैं तो like what you see in green square, green dot and red square with a red dot and brown square with a brown dot to categorize the different products। ये सारी चीज लेबलिंग के अंदर रहती है। लेबल कैन बी a simple mere price tag और इट कैन बी, आज की डेट में देखोगे तो QR कोड होगा या बार कोड भी हो सकता है और उसके बाद सारी डिटेल रह सकती है आपके पास। इसके ऊपर नहीं होगा तो ये देखो, ये देखो इसके ऊपर यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने ध्यान से देखोगे ये बार कोड, ये बार कोड को स्कैन करते ही प्रोबेबली यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दीस प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताई। लेबलिंग मैंडेटरी है। लेबल आपका नॉर्मली जो सेकेंडरी पैकिंग होता है उस पे और प्राइमरी पैकिंग पे भी रहता है। प्राइमरी पैकिंग पे जनरली बारकोड में होता है, सेकेंडरी पैकिंग में QR कोड, बारकोड। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने मिस करी है। क्या चीज मिस करी है? मैंने बाकी सारी चीज तो बता दी, एक चीज मैं भूल गया। क्या भूला? बट हमने डिस्कस किया हुआ क्लास में। चलो बता तो दिया, बता दिया। एक चीज भूला हूँ, बताओ क्या? सुरभि, रक्षित? सर वो जो कल हम सिंबल्स की बात कर रहे थे ना, वो वेज नॉन वेज वाले। नहीं, वो भी बात कर ली, वो भी हो गई। एक और चीज भूल रहा हूँ, बहुत सिग्निफिकेंट, डेलिबरेटली भूल रहा हूँ। देख रहा हूँ तुम लोग कितने कंसंट्रेटेडली बैठे हो क्लास में। सर कल क्लास में नहीं था मैं। मैंने वो कल नहीं बेटा, वो परसों वाली क्लास में गया था। सर डिस्क्रिप्शन किसकी? प्रोडक्ट की। वो तो पहले ही बोल दिया। पिक्चर, डिस्प्ले, इंग्रेडिएंट भी बात कर ली। साइन? कौन सा साइन? किसका साइन? आपका जो ब्रांड मार्क होगा सर कंपनी का। बता तो दिया। प्रोडक्ट नेम भैया मेरे, कस्टमर केयर नंबर, कस्टमर केयर सेल की डिटेल विच इज वॉलेंटरी, लेकिन वो मैंडेटरी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट सुरभि?
कस्टमर Yes, केयर नंबर sir. दिखता है प्रोडक्ट के साथ, बोला था ईमेल आईडी या एक यूनिक फोन नंबर, टोल फ्री नंबर रहता है विच इज नेसेसरी। ये भी लेवल के अंदर आ दिख रहा है। तुम कितने होश हवास में बैठ रहे हो। तो बेटा पेपर तुम्हारा है, मेरा नहीं है। वहां मैं नहीं होगा तुम्हें याद कराने के लिए, मुझे आज ही याद कराना है। ऑप्शन नहीं होगा वहां, ये होगा विच ऑफ दी, इसमें पता है ट्रू एंड फॉल्स या एमसीक्यू में कई बार बोलेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट दी पार्ट। अब जब तुम्हें याद ही नहीं है तो वहां होगा भी नहीं और तुम्हें दिखेगा भी नहीं। चलो, आई होप दैट हैपेंस। तो इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर एक चीज हो जाती है कि प्रोडक्ट को हमें स्टैंडर्डाइज्ड या ग्रेडिंग करना होता है, जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि दोनों को सेम मानते हो। सी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे एप्पल के आपके मॉडल्स हैं, लाइक एप्पल बेसिक, मिनी या प्रो, उन्होंने बहुत सिंपल स्टैंडर्डाइजेशन रखा हुआ है। ग्रेडिंग की अगर आप बात करो तो पर्टिकुलरली आपको फ्रूट वेजिटेबल्स में ज्यादा बेटर समझ में आएगा ग्रेडिंग। आज मैंगोज को देखो या एप्पल्स को देखो या किसी भी बनाना वेंडर पे जाओ या पोटैटो वेंडर पे जाओ, आप वो क्या करेगा, पर्टिकुलरली बनाना वाले को देखो तो एक बड़ा सा हीप होगा जिसको वो प्रीमियम पे बेच रहा होगा, फिर एक छोटे वाला हीप होगा और एक कोने में साइड में कुछ रखे होंगे, वो मतलब जो हीप है ये 60 रुपीज के आपको डजन दे रहा होगा, फिर उससे बीच वाला 40-50 और जो बेकार टुकड़े और हल्के गले सड़े टाइप से होंगे वो 20 रुपए 30 रुपए में दे रहा होगा, या कुछ फ्री में भी दे देते हैं कि भैया ले जाओ। तो दिस इज व्हाट इज ग्रेडिंग, which is based on the quality and size of the product. That is the criteria for grading of the products. ठीक है, डाउट आ रहा है कोई रक्षित ग्रेडिंग में? आवाज नहीं आ रही। तुम लोग को आएगा डाउट तो पूछ लूंगा। शायद हो, मुझे है, तुम लोग को नहीं है, मुझे डेफिनेटली है। ठीक है, ये ग्रेडिंग जो तुम हम लोग की बॉयज के लिए पर्टिकुलरली, नॉट फॉर गर्ल्स, अपनी वाइफ ढूंढनी हो ना उसकी ग्रेडिंग मत कर देना, वहां दिक्कत आएगी। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन बेटर है, ग्रेडिंग में फंस जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक प्रोडक्ट हमारा काइंड ऑफ पूरा कंप्लीट है मोटा मोटा। देन कम्स हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है सिंपल सा टॉपिक, प्राइस। प्राइस कहीं ना कहीं पे आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट आता है। तो प्राइस की सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट रहता है आपका प्राइस। सिंपली अगर आप लोगे तो ये इक्विलिब्रियम पे यहाँ जो प्राइस आएगा ये प्राइस रहेगा। जैसे जैसे आपका प्राइस सप्लाई या डिमांड वेरी करेगा, आपका प्राइस वेरी करता चला जाएगा। तो वो आपका प्राइस यहाँ जा सकता है, 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 यहाँ जा सकता है और यहाँ। That is कि जहां भी इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा that will lead to a change in price। सिंपल लॉजिक वही कहता है कि आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगा। एंड एक दूसरा लॉजिक ये कहता है मार्केट में कि एवरी सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। एंड मार्केट में हमेशा सप्लाई रिजिड होती है, डिमांड अनलिमिटेड होती है, इसी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, जो आपकी नेसेसिटी गुड्स हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, उनमें जनरली आपको प्राइस वेरिएशंस कम मिलेगा। जो एंटीक लग्जरियस गुड्स हैं उसमें प्राइस वेरिएशंस मिलेगा। एंड प्राइस इज आल्सो एन इंडिकेटिव कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का कितना रेलेवेंस है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट के अंदर आप प्राइस कैसे रखोगे, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज देयर आर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। आपकी बुक में दिया हुआ है बट बताया नहीं जाता और कराया भी नहीं जाता। मैं कराऊंगा लेकिन ये अब आपको आज को पढ़ के आना है, ये आपका होमवर्क है। देयर आर 3-4 प्राइसिंग। जैसे एक मैं आपको बोलूं तो इट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो व्हाट डू वी मीन बाय पेनिट्रेशन प्राइसिंग? मार्केट में भी नहीं आ रहे। हाँ, तो वो क्या करेगा, प्राइस हाई रखेगा, लो रखेगा? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सी मार्केट में अगर आप अपने आसपास देखो, दिल्ली में छोले कुलचे या छोले भटूरे वाला या गोलगप्पे वाला दिख जाता है। मतलब गोलगप्पे को तो इंडिया की स्टैंडर्ड स्नैक फूड रख देना चाहिए। तो अगर पर्टिकुलरली आप कभी लक्ष्मी नगर साइड जाओ या जहां डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास जाओगे, तो वहां अगर कोई नई रेडी वाला छोले भटूरे या ये क्या बोलते हैं आपका नान दाल लेके बैठा होगा तो वो 10 रुपए या 20 रुपए में प्लेट दे रहा होगा।
और वहां जो एस्टैब्लिश्ड होगा वो 40 रुपए या 50 रुपए का दे रहा है इसको, जो एस्टैब्लिश्ड है उस एरिया का। और यही आप अपस्केल रेस्टोरेंट में जाओगे तो लगभग 129 to 179 रुपीस का हल्दीराम टाइप जगह में। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा वो 10 या 20 रुपए में बेचेगा, इन ऑर्डर टू जस्ट क्रिएट देयर पोजीशन, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपना टेस्ट बताने के लिए कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर्स। ऐसे ही गोलगप्पे में देखोगे तो कुछ लोग ये जो रोड साइड वेंडर्स हैं वो 10 रुपए के 4 या 10 रुपए के 5 दे रहे हैं, और मार्केट में जो एस्टैब्लिश्ड है वो ऑलमोस्ट 50 रुपए के 6 या 60 रुपए के 8 दे रहे हैं, जबकि इंग्रेडिएंट सब गोलगप्पों का लगभग लगभग सेम है। वो बात अलग, जो सस्ता है उसमें बहुत जब मार्केट वाले बाकी वाले बहुत अच्छे हैं, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये उल्टा है। एक कंडीशन होती है सर, अगर तुम स्ट्रीट फूड खा रहे हो हेल्थ मत देखो। हेल्थ की बात नहीं है, दिल्ली के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं, मतलब आई हैव ट्राइड एन नंबर ऑफ पार्ट। गोलगप्पे के केस में अभी तो वैसे ही 1-1.5 महीना तो भूल के मत खाना जब तक तुम्हारे पेपर और कॉलेज का एडमिशन है। ये नहीं हो कि सर ने कहा है तो खा लो, बाकी जो मर्जी खा लो, गोलगप्पे पर्टिकुलरली इस टाइम में मत खाना, क्योंकि जॉन्डिस टाइफाइड बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। और दिल्ली एनसीआर में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे गोलगप्पे वेंडर, अगर आप वो पानी पियोगे, एक तो वो पानी का टेस्ट ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और गले में ईच करेगा, एंड सेकंड थिंग इज तुमको लगेगा वो पानी और पीना चाहिए, काइंड ऑफ थोड़ा सा एडिक्टिव होता है। जो बात अदित ने बोली, जो लोकल रोड साइड वाला है जो 10 रुपए या 20 रुपए में आपको पानी दे रहा है, वो पानी आपको इसलिए नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि वो एक्चुअल जेन्युइन तुमको इमली वाला पानी दे रहा है। तो बाकी लोग पानी में क्या डालते हैं, सवाल ये है, बता दो। हाँ नहीं, that becomes my moral duty to inform you, so even if you don't want to listen or नहीं, ये पानी में वो फ्लेवर और टैंगीनेस देने के लिए बेसिकली जो आप टॉयलेट क्लीन में अपना एसिड डालते हो उसका आधा ढक्कन डाला जाता है। पूछ लेना किसी, इसीलिए वो जो हल्की सी खराश और वो एक अजीब सा खट्टापन जो आता है वो उस वजह से रहता है, वो घर वाले पानी में कभी भी नहीं बनेगा। फिर जो बड़े बड़े ब्रांड है हल्दीराम वगैरह ये भी डालेंगे, ऐसा है बेटा, हल्दीराम में ना जहां हल्दीराम की नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग है, जहां ये नमकीन बनाते हैं, उस फैक्ट्री के वर्कर से कभी बात कर लेना, वो फैक्ट्री वाला ना अपनी फैक्ट्री की बनी हुई नमकीन भी नहीं खाता, क्योंकि जो काइंड ऑफ ऑयल ये यूज करते हैं ना वो बनाने के लिए, they use a certain type of a chemical which is code named, they don't boil it in oil। ये वहां के फैक्ट्री वर्कर ने कुछ, क्योंकि इसको कंपेयर करना है ना, कभी बीकानेर चले जाओ या बीकाजी वगैरह की दूसरी खाओ, आपको सेम वो उसमें फ्लेवर में फर्क दिखेगा, and that is one of the reasons कि the way the technique or with the technology that way they are cooking it out। So I think price is done। ऐसे ही एक और प्राइसिंग भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव काइंड ऑफ रीच दैट लेवल और अंडरस्टैंडिंग आप लोग का सही है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप प्राइसिंग। एप्पल मार्केट में आप सबसे ज्यादा प्राइस लेके आते हो कि बाकी वो बेंचमार्क बन जाता है, बाकी सब कहते हैं यार ये एप्पल जैसा नहीं है, या एप्पल इतने का है, या मर्सिडीज का प्राइस, रोल्स रॉयस का प्राइस। अब जैसे रोल्स रॉयस को भी अगर ब्रांड में बात करें तो रोल्स रॉयस के लोगों को क्या कहा जाता है, वो उसका ये लोगो है, लेकिन ये नेम में है, इसका एक और लोगो कुछ ऐसा सा है। इट्स अ लेडी विद विंग्स, इट इज कॉल्ड द फ्लाइंग स्पर। वो बाहर निकलता है, उसका लोगो जब खोलोगे आगे से प्रीमियम वाले वर्जन में, द फ्लाइंग स्पर। यस ठीक है, इसीलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात आ जाती है वो हमारा आ जाता है प्लेस मिक्स। इसमें भी बेसिकली हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत सिंपल सी बात समझो, या बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम प्रोडक्ट को
मैन्युफैक्चरर से रिटेलर या कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं या नियरेस्ट पॉइंट ऑफ कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। इसको लेने के ना बेसिकली 4 ही तरीके हैं जिसको हम बेसिकली कॉस्ट और टाइम के पैरामीटर में लेके चलते हैं कि मिनिमम टाइम और मैक्सिमम कॉस्ट में, मतलब जल्दी से फटाफट किसी भी कॉस्ट पे कस्टमर तक पहुंच जाए। एयरप्लेन्स या ड्रोन डिलीवरी सबसे फास्टेस्ट रूट, और कितना भी टाइम लगे कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। तो ये कौन सा मोड है ट्रांसपोर्टेशन? शिप, वाटरवेज। आज भी यू पीपल विल सरप्राइज टू नो ऑलमोस्ट 70% हमारा इंटरनेशनल ट्रेड वाटरवेज से होता है। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे कल परसों की एक और बैच में कि पीछे कुछ शिप में से जा रहे थे, उसमें आई थिंक पता नहीं 50 या 500 पोर्शेस थी जो शिप डूब गया उनके साथ। दैट वैलिडेट्स माय पॉइंट कि वाटरवेज में आज भी ट्रेड होता है। अब इन दोनों के बीच में ना 2 और आ जाते हैं। क्यों भाई? अब एप्पल का फोन है, अब तुम सोचो इंडियन मैंगो शिप में भर के अमेरिका भेज देता हूँ, जब तक वहां पहुंचेंगे और खोलोगे तो अंदर से सड़े हुए काले गले हुए निकलेंगे जो यूएस पोर्ट अथॉरिटी एंटर भी नहीं करने देंगे, तो वाटर एयरवेज से ही जाएंगे ना। अब जितना भी आपका फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स का बिजनेस है वो सारा एयरपोर्ट्स के थ्रू होता है, बट जो आपके ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, बल्क मशीनरी है, वो सारा सी ट्रेड से होता है। उनको क्या फर्क होना है? बंद पड़ा है कंटेनर में। आपकी हार्ले डेविडसन बंद होके आती है, हाँ ज्यादा पैसे वालों की नहीं, मुझे 24 घंटे में चाहिए, वो एक अलग होता है, भर दो पैसे। कि वो 18 लाख वाली गाड़ी तुम्हें 2 करोड़ की पड़ेगी। There are people who get things through chartered plane also, as simple as that. सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, ये जो तुम्हारी मेट्रो है इसको ऑन टाइम चलाने के लिए मेट्रो दिल्ली कॉर्प ने भी इनिशियल में, शुरू में लॉन्चिंग डेट से पहले एयरलिफ्ट करवाए थे वैगन्स। कॉस्ट बढ़ गई थी लेकिन लॉन्चिंग डेट पे, क्योंकि मेट्रो एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसके सारा का सारा काम ऑन डेट रहा है, ऑन टाइम। वेरी यूनिक एस्पेक्ट ऑफ दिस। क्या भाई ये मेट्रो जो जा रही है इतनी सारी, शुरू वाली जर्मनी से आई है, अब तो कोरिया से भी आ रही है, जापान से भी आ रही है, अलग अलग कंट्री से है, इंडिया में भी बन रही है BEML वाली। तो इन्होंने अलग अलग वेंडर से अलग अलग तरीके से लिया। अब तो बहुत सारी, मतलब लखनऊ में, कानपुर में, मुंबई में, जयपुर में, बहुत सारी सिटीज में शुरू है। अब तो ये तुम्हारा मेरठ दिल्ली RRTS वाला प्रोजेक्ट शुरू है। ठीक है, अब कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और टाइम भी थोड़ा सा कम लगे तो दैट इज रेलवेज एज कंपेयर टू वाटरवेज। और एयरवेज से थोड़ी सी कम कॉस्ट और थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो रोडवेज। तो रेलवेज और रोडवेज में फर्क ये है कि रोडवेज इज कंपैरेटिव टू रेलवेज मोर एक्सपेंसिव, और रेलवेज के कंपैरिजन से वो टाइम कम लेता है। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है आपका। इसमें एक आपका पूरा का पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग का स्ट्रक्चर है, वो आई थिंक मैं संडे या मंडे को करा दूंगा तुम्हारे को, वो एक टॉपिक यहाँ छोड़ रहे हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये हमारे पास ब्रॉडली तो 2 तरीके में डिवाइडेड होते हैं। कैसे? देयर आर डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर आर इनडायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी अगर हम बात करें, हाँ नहीं, देखो इसको समझने का हमारा लॉजिक बहुत सीधा सीधा और स्ट्रेट रहता है। दैट इज कि ये आपका मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स या गुड डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच जाए तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट चैनल, या इसको जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जो कंपनी ओन स्टोर्स हैं, लाइक बाटा या मैकडी का जो अपना ओन स्टोर है, रेमंड्स के कुछ स्टोर्स कंपनी ओन, एप्पल के कंपनी ओन स्टोर्स, दैट इज डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अब बेसिकली मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, टेक्निकली कस्टमर के जो सबसे नियरेस्ट होता है वो रिटेलर होता है। तो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कस्टमर। तो ये बीच में आपके जितने भी जो लोग आते हैं इनको बोला जाता है मार्केट इंटरमीडिएरीज। तो यहाँ पे ये एक आ गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वन चैनल। ठीक है, अब कुछ केसेस में यहाँ पे ये आपके पास होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर भी आप इसको कह देते हो। फिर कस्टमर पे डायरेक्ट हो सकता है या वो रिटेलर के थ्रू दे सकता है। तो होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, तो ये बन जाएगा टू चैनल। इसके अलावा इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपके पास C&F एजेंट आएगा, फिर होलसेलर आएगा, फिर आपका एजेंट या डीलर आ जाएगा, फिर रिटेलर आ जाएगा, फिर कस्टमर आ जाएगा। तो C&F एजेंट्स क्या कहलाते हैं, फुल फॉर्म क्या है? सुरभि, C&F एजेंट क्या होते हैं? पता नहीं सर। हाँ, वो तो मुझे पता है बेटा। टेल मी समथिंग न्यू व्हिच आई डोंट नो। रक्षित, ये पता 11, हाँ पता नहीं। पता है नहीं, ये 11 का क्वेश्चन है। इट इज कॉल्ड कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये बेसिकली किसी भी सर मार्केट 11th को, में पढ़ा नहीं था। क्या चीज? 11th याद नहीं है, भूल गया, पढ़ा ही नहीं हाँ था। पता है बेटा, 11 कैसे पास करिए, सारी बात मत खोल यार, पब्लिक में आ जाएगी सारी बात। वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुप हूँ, फिर भी खोल खोल के बताया जा रहा है, फिर मैं सारी बातें खोल दूंगा यहीं पे। ठीक है, यूट्यूब क्यों, गूगल बाबा जिंदाबाद नहीं थे? हाँ, तो C&F में क्या होता है, मार्केट को नॉर्मली आप जोन्स में डिवाइड कर देते हो, लाइक जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल। तो इनके लिए आप C&F अपॉइंट करते हो। तो इसमें मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा है, वो अपना माल बनाया, मान लो 5 लाख या 50 लाख यूनिट बनाई, 1-1 लाख सबको दे दिया या 10-10 लाख सबको दे दिया, उसकी हेडेक खत्म। फिर ये C&F फर्दर स्टेट वाइज या सिटी वाइज होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है। तो ये वो अपने 10 लाख को, मान लो 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं, 1-1 लाख सबको मार देता है। ये लो, तुम्हें ये नंबर्स दिखा देता हूँ, तुम्हें BST रटने की आदत है ना, तो ये देखो, ये नंबर्स देखो, उसका तुम इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं खाओगे। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। सी, हमारे पास ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की लेटेस्ट से आउटपुट 50 लाख यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो पर्टिकुलरली ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड आउट है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये टिपिकली 5 C&F एजेंट अपॉइंट कर देगा और एक एक बंदे को 10-10 लाख बेच देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बल्क लगा सकते हो, मान लो 10 का या 100 का एक है, तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, उतने उतने कार्टन इनको दे देगा हर मंथ या क्वार्टरली, जो भी इनकी प्रोडक्शन साइकिल है। फिर ये हर C&F के पास हो सकता है आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स हों, जिनको ये सबको 1-1 लाख दे देगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर के आगे डीलर्स होंगे, तो हर डीलर को ये 10,000 यूनिट दे देगा। डीलर्स के आगे बेसिकली एजेंट्स होते हैं, हर एजेंट को ये 1000 दे देंगे। और फिर जो रिटेलर्स हैं वो कोई 1 ले लेगा, कोई 10 ले। तो एक्चुअली ये जो रिटेलर और एजेंट का काम है, यहाँ यूनिट्स में काम होता है, और यहाँ पे ये सारा बल्क में, मास में काम होता है। तो यहाँ एक्चुअली फोकस क्वांटिटी के ऊपर होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे आपको वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप चाहो तो ये भी डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं। जीरो मॉडल बताया तो मैंने आपको, वो तो पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ लोगे तो यहाँ एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन्स आपके बहुत हाई होते हैं, क्योंकि लेकिन क्वांटिटी की अगर आप बात करोगे वो बहुत लो रहती है, वॉल्यूम सेल लो रहता है। और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करोगे तो वो लो रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी वाइज मास वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ये मेन बात है।
तो ये हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। अब अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो अगर आप विद इन अ इंडस्ट्री या अक्रॉस इंडस्ट्री देखोगे, द डिफरेंट कंपनी विल प्रेफर टू हैव अ सिमिलर टाइप और काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। जैसे ओरीफ्लेम वगैरह को अगर आप देखोगे या टपरवेयर को देखोगे तो वो डायरेक्ट चैनल में सिंगल में है, वो आपको मार्केट्स में नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल, वो आपको डायरेक्ट और मल्टी चैनल दोनों में दिखेंगे, रिटेल स्टोर्स में भी दिखेंगे, मॉल्स में भी दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करेंगे और कैसे अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइडली हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया, दैट इज प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, और जिसमें सबसे ज्यादा आपको जो क्वेश्चन तंग कर सकता है, जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है लास्ट 2 ईयर से, दैट इज सेल्स प्रमोशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ आपका होमवर्क रहेगा कि आप उसको एक बार आज पढ़ के देखो। लाइक इफ यू आर गेटिंग, मतलब बाय 1 गेट 1, तो ये किस टाइप का सेल ऑफ प्रमोशन है? या वो आपको स्क्रैच कार्ड दे रहा है, उसमें आपको वो कैश डिस्काउंट्स दे रहा है, तो वो कैसा सेल प्रमोशन है? वो आपको स्पिन द व्हील दे रहा है, उस पे कुछ दे रहा है, तो वो कैसा सेल्स प्रमोशन है? और या आपने सपोज करो 1 केजी या 2 केजी या 5 केजी का कुछ लिया प्रोडक्ट, शुगर या हनी या सर्फ एक्सेल, साथ में वो आपको 100 या 500 चीज है। पिछले 2 साल से है ही नहीं, टीचर्स ने ही नहीं पढ़ाया बेटा। और इसी पे सबसे गंदे वाले केस स्टडी आते हैं जो फंसोगे तुम, इसको आइडेंटिफाई करना। अब जैसे आप देखो, आता ही नहीं। अब जैसे इसमें आप बहुत सारी चीजें देखो, लाइक इफ यू बाय सर्टेन शू पॉलिशेस, तो वो आपको पॉलिशेस, तो वो आपको शू ब्रश फ्री दे देंगे। या आप ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ पर्टिकुलर स्नैक्स लो तो उनके साथ आपको मैगी या कुछ बिस्किट्स या कुकीज फ्री मिल जाए। कुछ के साथ आपको अभी ये पीछे चल रहा था, केचप लोगे तो साथ में मैगी का 6 या 8 का पैक फ्री है। कुछ आप बड़े वाला बिस्किट्स का बल्क पैक लोगे, साथ में बर्बन या हाइड एंड सीक फ्री हो जाएगा या टाइगर फ्री हो जाएगा। तो वो टाइप ऑफ सेल प्रमोशन टेक्निक है। या आप कई जगह पे जाते हो, रेस्टोरेंट या वगैरह में, वहाँ खाना खाते हो तो वो आपको लकी डिप या लकी ड्रॉ दे देते हैं। उसके अलावा वो आपको फैमिली वेकेशन में 2 नाइट और 3 डेज का एक फ्री टिप, हाँ, वो दे देते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह की सेल्स प्रमोशंस हैं। पर्टिकुलरली सुभाष देव और एनसीईआरटी में इन सब का नाम लिखा हुआ। मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ डेलिबरेटली कि ये होता है। तो वो नाम पढ़ने हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं परसों जब हम मिलेंगे तो डेफिनेटली इनके बारे में इनकी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रॉडली आपके पास सब भागने होते हैं ना। तो बैग में डालिए तो बात तो एक ही हो गई, किताब बंद दिमाग बंद, और क्या। चलो 1 मिनट लगाते हैं। इसमें प्रमोशन में भी एक्चुअली 4 चीजें हैं आपके सिलेबस में, दैट इज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी के अंदर, ठीक है। पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस में भी फिर अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो तुम्हें तंग करता है, दैट इज व्हाट इज लॉबिंग एंड पीआर क्या होता है? व्हाई डू कंपनीज हैव पीआर या पीआर ऑफिसर? पब्लिक रिलेशन। एक्चुअली जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, दे कीप अ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशंस। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमने मैगी की बात किया, या मतलब मैगी को पीछे बैन किया गया, या बहुत कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो तो डेयरी मिल्क सिल्क के अंदर और कैडबरी के अंदर वो कीड़े वीड़े निकले थे कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जब भी कंपनी की कुछ ऐसा अनफॉर्सीन इवेंट हो या गड़बड़ हो मार्केट में, तो वहां पे ये पीआर डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है। तो एक्चुअली इसका एक और टिपिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। मतलब अगर आपने जब भी मेट मूवी देखी हो, बहुत बारी देखी है, तो जो शाहिद कपूर होता है वो अपनी कंपनी में वापस आके, जब वो उसकी कंपनी जो होती है वो टेलीकॉम की होती है,
वो एक फोन लॉन्च करता है, वो एक सिम का टॉक टाइम प्लान लॉन्च करता है, उसका क्या नाम था? जीत के गीत करता है। वो जो इवेंट है दैट इज पीआर इवेंट। तो आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कंपनी की कोई पॉलिसी बताना हो, कंपनी का इमेज को आपको रिटेन करना हो, आईपीओ लाना थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस है, वो एडवर्टीजमेंट में ज्यादा जाता है, पीआर में नहीं आता। यहाँ पीआर में पर्टिकुलरली आपको अपने कंपनी के इवेंट मतलब इमेज को बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज करी जाती हैं वो पीआर के अंदर करी जाती है। अपनी पीआर टीम से करवाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, Correct. See, the basic idea is to be seen at the right place at the right time with the right media. तो इसके लिए हम पेड मीडिया भी कहते हैं। तभी आप न्यूज़पेपर में बहुत सारी जगह देखोगे तो कुछ न्यूज जैसा दिखता है बट नीचे लिखा होता है इट इज अ पेड एडवर्टीजमेंट, तो वो भी पीआर के अंदर आता है। तो कंपनीज इसमें कहीं पे बहुत सारा पैसा लगाते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर प्रमोशन है ना, ये पीआर के अंदर है, पब्लिसिटी में आता है ये सारा। हाँ, इसके अंदर ये अलग अलग टाइप्स है, जैसे लॉबिंग है। अब लॉबिंग तुम सबने रट्टा मारा हुआ है। हाँ, मेन आता है बोर्ड में बहुत रिपीटेड और केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है। सुरभि, व्हाट इज लॉबिंग? सर जितना मुझे याद है उस हिसाब से जो गवर्नमेंट के साथ कंपनीज अपना रिलेशनशिप एक मेंटेन करके रखना चाहते हैं, से रिलेटेड कुछ था। मेरे को प्रॉपर्ली तो क्या याद कुछ था? देखो मैंने क्या एक ही बात कही थी, जहां डाउट लाओगे मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगा, आंसर तुमने बिल्कुल करेक्ट दिया। अब जहां तुमने अपनी पसंद का पर्सन तो ढूंढ लिया, अब मम्मी पापा को जो पटाना है तो तुम मम्मी या पापा को पटा के बोलते हो ना मेरी बात चलाओ करो, वाइस वर्सा। तो ऐसे ही कंपनीज को मान लो आप, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सुरभि योर आंसर इज एब्सोल्युटली वैलिड। कंपनी को कोई पॉलिसी लाना है या कोई प्रोडक्ट के बारे में पैरामीटर्स को अप्रूव करवाना है, तो बेसिकली ये कुछ लोग होते हैं जो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, बट कंपनी इनको कुछ पेमेंट या काइंड ऑफ रेसिप्रोकेट करता है, तो ये गवर्नमेंट के कान में डालते हैं जी ये चीज कर लो, एंड दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू गेट दैट पॉलिसी रोल्ड आउट। इनको हम लॉबिस्ट कहते हैं। तो ये लॉबिंग कहलाता है, इसको कॉर्पोरेट लॉबिंग कहते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाना या इसमें मतलब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटर को बंद करना हो तो वहां से भी हो जाता है। जैसे इसका एक सिंपल सा बहुत लॉजिकल आंसर मैं बात करता हूँ, इंडिया में मारुति ऑल्टो, वैगनआर और सैंट्रो भी है 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी। हाँ, इतने की आती है, और क्या 2.5-3 साढ़े 3 बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, अप स्केल वाले की नहीं बात। और ये बजाज का ऑटो जो तुम्हें इतना सारा दिखता है, दिल्ली में लगभग 4.5 लाख ऑटो हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली देयर आर मोर देन 10 लाख ऑटोज। ये एक ऑटो कितने का पड़ता है एक ऑटो ड्राइवर को? हाँ जी, रक्षित कोई आइडिया? सुरभि कोई आइडिया? 1.5-2 से ज्यादा सर 1.5-2 लाख के राउंड, 3 लाख या 1.5, 2, 3, ये बन गया 3 और 2 5 और 1.5 6.5 बन गया। एक और सर, ये 7.5 से 9 लाख का, 3 लाख ये 3 लाख 7.5 से 9 लाख का ऑटो पड़ता है। एक ड्राइवर को आज पता करके लिया 1.5 लाख में दिलवाता है तो कल 10 ले आई हो। भाई साहब लॉबी है पूरी, आप डायरेक्ट कंपनी से ले नहीं सकते। इसमें पॉलिटिकल कुछ एजेंट्स और कंपनी की साठगांठ है कि वो आपको फाइनेंस से ही देंगे। नॉर्मल ये 1.5-2 लाख वाला ऑटो फाइनेंसिंग के बाद 4.5 लाख से 8 या 9 लाख का पड़ता है। काइंड ऑफ यू कैन से, बट इट इज अ वेरी अनसेफ प्रोडक्ट। डिलिबरेटली क्यों सेल हो रहा है? क्योंकि इस कंपनी की लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है, दैट्स द रीजन। आइडली मतलब मेरे ही ग्रुप में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे आज से 10 साल पहले मुझे याद है जब ये ओला उबर नहीं आई थी, ही सेड सर देखना 2-3 साल में कुछ ऐसी कंपनी आ रही है वो ऑटो बंद करा देगी। इंडिया में लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने ओला उबर ऑटो भी चलवा दिया। ये लॉबिंग का मैं एक एग्जांपल दूं। तो सब बंद होनी है बेटा, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी रॉन्ग मॉडल। दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी रॉन्ग मॉडल। दे डोंट हैव अ बिजनेस मॉडल। वो अभी हम फाइनेंस में बात करेंगे। डे 1 से लॉस में है यार मुझे होनी है अभी भाई। अब ये तुम्हारी लीडो वीडो जैसे बंद हुई है, बहुत ज्यादा लॉस में है। तो जोमेटो भी उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च करा था 250-300 में, पता नहीं 50-60% पे। LIC भी तो इसी के अंदर है ये। डन चलो जी, बाय बाय। जोमेटो ने ब्लिंकिट खरीद लिया। ब्लिंकिट नहीं खरीदा, वो रीनेमिंग हो रहा है। खरीदा है तो 20 करोड़।